नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और आज चर्चा करेंगे। चुनाव की बात हम रोज करते हैं, इस समय मध्य प्रदेश की बारी है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी की लिस्ट कहें या कांग्रेस की लिस्ट कहें, उनके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। 13 सितंबर को बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की बात कही जा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश पर जो कल एक बैठक होने वाली है उसके लिए जुड़ेंगे। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो लगातार जो है वो उनमें मीटिंग चल रही है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगातार जो है वो अपनी अपनी जो है बैठकें कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट और कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 13 सितंबर की बात कही जा रही है बीजेपी की लिस्ट के बारे में और कांग्रेस भी लगातार बैठक कर रही है। नए महासचिव जिनको प्रभार दिया गया है, रणदीप सुरजेवाला, वो भी लगातार जो है मध्य प्रदेश में है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी भोपाल में थे और उसके बाद वो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी जहां पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही जो है पहली लिस्ट आएगी। हालांकि कमलनाथ का कहना है कि जब जरूरी होगा तभी हम लिस्ट लाएंगे। दरअसल कांग्रेस अपने पत्ते जो है जल्दी खोलना नहीं चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि कोई इसमें ज़्यादा जल्दबाजी की नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची, उन सीटों की पहली सूची पहले ही जारी कर दी है जिन सीटों पर वो हारती रही है। तो इससे एक ऐसा लगा था कि कांग्रेस के ऊपर दबाव रहेगा और कांग्रेस भी जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस भी अपना वक्त ले रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो दूसरे लिस्ट की तैयारी में जुट गई है और कल आप कह सकते हैं कि कल का दिन काफ़ी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कल दिल्ली में जो बैठक है जिसमें कि तो हम सीधे अमृतान सिंह के पास चलते हैं और हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अमृतान सिंह, पहले आपके पास आते हैं, उसके बाद विकास और जुल्फी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतान सिंह, आप बताइए क्या जानकारी है कांग्रेस की लिस्ट के बारे में, मीटिंग के बारे में, बीजेपी की दूसरी लिस्ट की बात की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें तो अब जो है उनका पूरा फोकस तमाम जनता के बीच में तो नेता पहुंच ही रहे थे, लेकिन अब इसके बाद जो है जाहिर सी बात है उम्मीदवार ही वो हम कह सकते हैं चेहरे होंगे जिनके दम पर चुनाव लड़े जाने वाले हैं। और उम्मीदवारों पर इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं डीपली मंथन करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो मंथन है उसमें तमाम बड़े नेता तो शामिल रहते ही हैं। कल एक अनौपचारिक बैठक जेपी नड्डा के निवास पर हुई, उस दौरान जो है टिकट को लेकर तो चर्चा हुई ही, लेकिन कई और भी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट तो देखिए जाहिर सी बात है आने ही वाली है, क्योंकि कल सीईसी की बैठक है, उसके बाद पूरी तरीके से ये तय कर लिया गया है कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन सिटिंग एमएलए को लेकर भी बीजेपी इस बार खास फोकस कर रही है। कल जेपी नड्डा ने साफ तौर पर सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से रिपोर्ट ले ली है कि ऐसे कौन से एमएलए हैं जिनका जो है जमीनी स्तर पर विरोध है, और बीजेपी ने देखिए क्राइटेरिया पूरी तरीके से तय कर लिया है। जो जिताऊ होगा वही बीजेपी के लिए टिकाऊ रहेगा, यानी कि जो जीत सकेंगे, जो जिता सकेंगे, पार्टी को ज्यादा सीट लेकर आ सकेंगे, उन्हीं को जो है बीजेपी इस बार उम्मीदवार बनाने वाली है, उन्हीं पर बीजेपी भरोसा जताने वाली है। जीतने का क्राइटेरिया बीजेपी ने सर्वोपरि रखा है। हालांकि सर्वे की बात सामने आ रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस बार किसी का कोई कोटा नहीं चलने वाला है। सर्वे के आधार पर अमित शाह खुद लगातार इनकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। दोबारा
दोबारा से, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ बैठकें होंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गज केंद्रीय केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो आज सुबह से ही कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर आज सुबह बैठक हुई, जिसमें रणदीप सुरजेवाला जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो शामिल रहे, केसी वेणुगोपाल शामिल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे। चारों ही दिग्गजों ने बैठकर मंथन किया है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट उनको मिली है वो आज शाम को यहाँ पर वो दिल्ली में सौंपने वाले हैं। यानी कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में कांग्रेस की भी बुलाई गई है, क्योंकि हिंदी पट्टी में चुनाव है और आसपास अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है। सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, वरना अगर अभी कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती तो हिंदी पट्टी के तीनों राज्य जहां पर चुनाव होने वाले थे उसमें कांग्रेस की सरकार रहती। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस के हाथ से निकल गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है कि दोबारा से जो है वो सत्ता पर काबिज हो जाए। इसीलिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हालांकि कमलनाथ जो पर्यवेक्षक है, क्योंकि इस बार कमलनाथ भी काफ़ी देखिए स्मार्टली मूव कर रहे हैं, उन्होंने एक एक लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के पर्यवेक्षक तैयार किए हैं और इन पर्यवेक्षकों ने कमलनाथ को पूरी रिपोर्ट सौंपी है। 66 सीटों की पूरी रिपोर्ट दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सौंपी है। कमलनाथ ने अपना सर्वे भी इसमें शामिल किया है। रणदीप सुरजेवाला ने चर्चा की है पदाधिकारियों से, वो भी शामिल की गई है। और इसके बाद जो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है वो आज कांग्रेस के केंद्रीय संगठन के सामने रखी जाएगी, तमाम नेताओं के सामने रखी जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आती है और कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें किन किन लोगों के नाम शामिल होते हैं। हालांकि फिलहाल कमलनाथ की तरफ से सबको इशारा कर दिया गया है और ये भी कह दिया गया है कि आप लोग अपने विधानसभा में सक्रिय करिए, राजधानी भोपाल के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका भी नाम लिस्ट में रहेगा उसको बता दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो लोग ज़मीनी स्तर पर अपनी तैयारियां जारी रखें। देखिए सिर्फ अटोबल का दौर तो लगातार हर ही पार्टी में देखने को मिलता है टिकट जारी होने के बाद। हालांकि टिकट जारी होने के प्रोज एंड कॉन्स अगर हम जिसकी बात करते हैं जल्दी, वो दोनों ही हैं। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि अभी तक विधानसभा चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग सिर्फ मात्र तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा जो राजनीतिक दल और भी सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, बसपा तो हालांकि वो भी लगातार सक्रिय होने की कोशिश कर रही है, सभी अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं कांग्रेस को छोड़कर। तो कांग्रेस भी जो है वो लगातार मंथन कर रही है। कमलनाथ भले ही कहते हुए नजर आ रहे हो कि हम अपनी आराम से लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन इस आराम के पीछे का मंथन तमाम नेताओं का काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सक्रियता के साथ दिग्गज जुटे हुए हैं। जी अमृतांशी, एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। दिग्विजय सिंह का बयान है, उन्होंने कहा कि चुनावी प्रदेशों में सीबीआई और ईडी के दफ्तर खोले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब अर्थ लगाया जाए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं प्रदेश सरकार पर हमला बोलने का। और इसके पहले भी दिग्विजय सिंह भले ही आज उन्होंने ईडी को लेकर बयान दिया हो, छापों को लेकर बयान दिया हो, इसके पहले उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया था कि ये चुनावी प्रदेश है तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो दंगे करवाने की तैयारी कर रही है। जो भी ऐसे घटनाक्रम पिछले कुछ समय में हुए हैं, दिग्विजय सिंह उनको टूल बनाकर जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। और खासतौर पर देखिए दिग्विजय सिंह ने आज बाकायदा मीडिया को बोला था कि मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, और वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। देखिए दिग्विजय सिंह जो है प्रदेश सरकार के सीधा हम कह सकते हैं नब्ज पर हमला बोलते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को जो है वो सरकार लाइटली भी नहीं लेती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो लगातार बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं और हमेशा जो है सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दिग्विजय सिंह अपने विपक्षी नेता होने के हम कह सकते हैं पूरे तौर तरीकों का फायदा उठाते हैं और सरकार पर हमला भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दिग्विजय सिंह यहाँ पर एक तरीके से दोबारा से जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो छापों का पूरा घटनाक्रम चलता है, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें, दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि ये लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। हालांकि बीजेपी वैसे प्रदेशों में जहाँ चुनाव होने हैं। जी अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज जो है कि एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी दंतेवाड़ा में, जो कि जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द हो गया है। अब स्मृति ईरानी जो है परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाएंगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं, जुल्फी भी हैं हमारे साथ। जुल्फी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या हुआ? केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला था, विकास भी है हमारे साथ। जुल्फी, सबसे पहले आप। बिल्कुल, देखिए, आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला था, विकास भी है हमारे साथ। जुल्फी, सबसे पहले आप। बिल्कुल, देखिए, आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला था, विकास भी है हमारे साथ। जुल्फी, सबसे पहले आप।
बाबा भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली थी, जिसको हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाने वाले थे। लेकिन दोपहर होते होते तक ये जानकारी लगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है, लेकिन कारण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया कि किस कारण से हुआ। एक बात ये कही जा रही थी कि बस्तर में मौसम खराब है, जिसके कारण उनका फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं कर सकती, जगदलपुर में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। उसके कुछ देर बाद माहौल बनाया गया और कि स्मृति ईरानी अब परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाएंगी। लेकिन कुछ देर तक जनता वहां पे बैठी रही, लोग जो आए हुए थे वो अमित शाह और स्मृति ईरानी की वजह से रुके हुए थे। लेकिन फिर कुछ देर बाद आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा का रथ जो है उसे हरी झंडी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिखाया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सवार थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। तो इसका आगाज दंतेवाड़ा से हो चुका है और अब अलग अलग विधानसभा से होते हुए ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी और पूरे प्रदेश में 2 चरणों में जो परिवर्तन यात्रा होनी है वो 90 पूरे विधानसभा कवर करेगी और 15 तारीख से दूसरा चरण जो है जसपुर से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन आज पहले दिन ही जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत थी तो ये कहा जाए कि अमित शाह नहीं पहुंचे, स्मृति ईरानी भी नहीं पहुंची और परिवर्तन यात्रा को शुरू कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका ये कहना है कि परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत थी, जिस तरीके की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में विघ्न पड़ा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं रहे, स्मृति ईरानी भी नहीं रही और जो स्थानीय नेता हैं और छत्तीसगढ़ के भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ही इस यात्रा की शुरुआत की गई है। अब ये तो बातें हैं बाबा, लेकिन अब आने वाले वक्त में किस तरीके के समीकरण होंगे, क्योंकि बस्तर के समीकरण की अगर बात बस्तर के तो लिए विकास जुड़े हुए हैं, तो विकास के पास चलते हैं जुल्फी, विकास के पास चलते हैं। आपने सही बोला कि ये जो है अब बातें लोगों में शुरू हो जाएंगी कि गृह मंत्री भी नहीं आए, स्मृति ईरानी भी नहीं। विकास के पास चलते हैं। विकास, दंतेवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और ये पूरा बस्तर क्यों महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक समीकरण है उसको लेकर हमेशा से ही माना जाता रहा है कि बस्तर से ही सत्ता के दरवाजे खुलते हैं। 2013, 2008 या 2003 के चुनावी समीकरण को आप देख लें तो जिसने भी बस्तर में सत्ता हासिल की, बस्तर में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की, वो हमेशा सत्ता के गलियारों तक पहुंचा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरा फोकस बस्तर में सबसे ज्यादा कर रखा है। बस्तर इस वक्त चुनौतीपूर्ण भी है। लगातार जिस तरह से 2008 में कभी ये भी समीकरण देखने को मिला था कि केवल 1 सीट कांग्रेस के हाथ में थी, अब 2018 में पूरी 12 सीटें कांग्रेस के हाथ में हैं और भाजपा को वापस फिर से अगर सत्ता हासिल करनी है तो उन्होंने ये भी सोच रखा है कि बस्तर पे कैसे फोकस किया जाए। और ये वजह है कि अब फिर से परिवर्तन यात्रा भाजपा ने दंतेवाड़ा से निकालने की शुरुआत की। हालांकि इसके पहले भी आप देखें, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही है तो उनके द्वारा जो विकास यात्रा भी निकाली गई थी, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी विकास यात्रा दंतेवाड़ा से ही निकाली जाती रही। ये भी माना जाता रहा है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी यही सोच रही है कि बस्तर को यदि सबसे पहले साथ दिया जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ अपने आप सज जाएगा। और यही वजह है कि इन 12 सीटों पर लगातार फोकस किया जा रहा है। लेकिन दोनों के लिए चुनावी राह आसान नहीं है, ये भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 12 सीटें जरूर कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे काफी समीकरण भी खराब होते जा रहे हैं। कांग्रेस की 12 सीटें हैं, 12 विधायक जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से जो आवेदन की संख्या है उसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भीतर घात की काफी समस्या देखने को मिल रही है। उन्हें भाजपा से लड़ने से पहले अपने ही लोगों से लड़ने की आवश्यकता है। चाहे जितने भी 12 सीटों के अलग अलग सीटों के अगर आप समीकरण देख लें, दंतेवाड़ा देख लें, बीजापुर देख लें, जगदलपुर देख लें, नारायणपुर हो, कांकेर हो, अंतागढ़ हो, जितनी भी सीटें, हर सीटों में अंतरकलह आपको साफ नजर आ रहा है। बीजापुर में अलग विधायक के अगेंस्ट में जो है अजय सिंह मोर्चा खोले रखे हुए हैं। दंतेवाड़ा में कर्मा परिवार को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, उनका कहना है। आज तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इस बात का जिक्र किया है खुले मन से कि दंतेवाड़ा में 5 विधायक माने जाते हैं। और वही बात की जाए जगदलपुर में, तो जगदलपुर में भी भीतर कलह साफ नजर आ रहा है, चाहे जिलाध्यक्ष और सिटिंग एमएलए के बीच में हो। नारायणपुर की भी स्थिति कमोबेश वही है और कोंडागांव, जहाँ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मोहन मरकाम, उनके सीट पर भी अंतरकलह साफ नजर आ रही है। तो कांग्रेस की एक बड़ी चिंता है कि बीजेपी से लड़ने से पहले अंतरकलह कैसे समाप्त किया जाए, कैसे सभी को साधा जाए। जी विकास, अब जुल्फी के पास चलेंगे। जुल्फी, आपके पास आना चाहूंगा।
क्या लगता है आपको, जो बात विकास कर रहे हैं कि कांग्रेस को पहले खुद से लड़ने की जरूरत है, हमेशा कांग्रेस के साथ यही होता है, कांग्रेस को कोई हराती नहीं, कांग्रेस खुद अपने आप को हराती है, तो क्या आपको लगता है बस्तर की ये 12-13 सीटों को बचाने के लिए कांग्रेस को अपने कुछ नए चेहरे लाने पड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी, अपनी सीटिंग एमएलए को बदल पाएगी? विकास ने जो बात कही वो तो पूरी मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जैसा कि आपने बताया बाबा कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं, 12 में 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, और ऐसे में कांग्रेस की जो आपने बात कही कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं, और ऐसा बीते जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है। अभी की स्थिति भी ऐसी ही है, क्योंकि 71 कांग्रेस के विधायक हैं पूरे प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो उन विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है। एक एक जगह से दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसा कि बीच में बात आई थी कि उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव हैं, उनके सीट से ही 100 दावेदार सामने आ गए। मतलब कि जो कद्दावर नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उस सीट से भी दावेदारों की संख्या है। तो ये कांग्रेस कहती है कि उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और सबको अधिकार है। लेकिन अगर दूसरे पहलू में अगर बाबा इसे देखें तो इसमें ये कहें कि अनुशासन नाम की चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बस्तर की जो 12 सीटें हैं, यहाँ की बात करें तो जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, जनता के जो फीडबैक हैं, उसके आधार पर एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। स्थिति तो एक है कि यहाँ के एक स्थानीय विधायक हैं, उनके परिवार में ही एक जुट नहीं है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं कि उनके जितने सदस्य हैं वो सब अपने एक साथ नहीं है, अलग अलग उनकी भी डिमांड है कि टिकट उस परिवार में किसको मिले किसको नहीं मिले, उसको लेकर भी एक राय नहीं। तो मतलब साफ है कि एक व्यक्ति टिकट को लेकर एक राय नहीं बन पा रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के जो संगठन है, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके बीच ये रस्साकसी खींचतान चलती रहती है और सिर फटोल जैसी स्थिति आती है। अब बात आती है कि टिकट काटनी पड़ेगी या नहीं। तो कांग्रेस को टिकट तो काटनी पड़ेगी अगर सत्ता में वापसी चाहते हैं। तो ऐसे में जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको फेयर तरीके से कांग्रेस को स्वीकार करना होगा। और नेता कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी स्थिति वहाँ पर हारने वाली है तो उसके टिकट काट के ऐसे चेहरों को देना होगा जिसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ना हो, कोई नाराजगी ना हो, एक साफ स्वच्छ छवि का हो, संगठन उस पर जुटकर अगर काम करे तो ऐसे में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। बस्तर की 12 सीटों में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एक मिनट के लिए मैं जुल्फी विकास के पास जाना चाहूंगा। जी विकास है हमारे काम बेहतर तरीके से नहीं किया। जी विकास, एक सीधा सा सवाल जो बात जुल्फी से मैं जानना चाहता, क्या कांग्रेस इतना हिम्मत दिखा पाएगी कि अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके बस्तर के क्षेत्र में कुछ नए लोगों को चांस दे? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, जो 2018 का चुनाव था, 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परिणाम अप्रत्याशित थे। लेकिन ये जो 2023 का चुनाव होने वाला है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को अगर वापस फिर से सत्ता हासिल करनी है तो उनके लिए एक एक सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार केंद्र से नेताओं की पूरी दिलचस्पी छत्तीसगढ़ में। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस बनाए हुए हैं। सारे केंद्रीय नेताओं के द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे कांग्रेस के खेमे से या छत्तीसगढ़ अपने खेमे में लाई जाए। तो इस बार कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, चाहे सीटिंग एमएलए की सीट बदलने तक की नौबत क्यों ना आ जाए। बस्तर की 12 सीटों की बात की जाए, बीते दिनों जब छत्तीसगढ़ में हमारे इसी एनडीटीवी के कार्यक्रम के लॉन्चिंग कार्यक्रम पर जब मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे स्टेज पर, तब उन्होंने भी कहा था कि विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही साथ उनके आसपास के लोगों के प्रति भी जनता में और लोगों में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसके पहले भी कई दफे मुख्यमंत्री ने इस बात को कई जगह पर चर्चा में इस बात को कहा है कि कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं है, विधायकों की स्थिति अगर खराब है तो विधायकों को बदल दिया जाएगा, चेहरे बदल दिए जाएंगे। वो स्थिति नहीं लाई जाएगी जो भाजपा के साथ तीसरे मोर्चे पर हुई थी, चौथे मोर्चे पर हुई थी, क्योंकि चौथे मोर्चे पर भी भाजपा से ज्यादा लोग उनके चेहरे से परेशान थे, उनके चेहरे को पसंद करना छोड़ दिए थे। ये स्थिति अब पहले ही बार में हो गई है। तो इस गलती को ना दोहराते हुए निश्चित ही तौर पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिटिंग एमएलए की सीट काट कर किसी नए चेहरे को दांव पे लगाया जाए। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जुल्फी आपका और अमृतांशी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों
जुड़े, आपसे अच्छी बातचीत हुई। हमारी कोशिश होती है कि इस चुनावी चर्चा में हम अपने सहयोगियों से बातचीत करें, क्योंकि वो जो हैं वो फील्ड पे हैं और उनको अधिक जानकारी है, बजाय कि यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए कोई आपको ज्ञान दे। इसलिए हम उनके पास जाते हैं, समझने की, ज़मीनी सच्चाई समझने की हम कोशिश करते हैं। और जो चुनावी चर्चे में जो बातचीत जो आप चाय दुकान पे खाने के वक्त या फिर कहीं भी करते हैं आपस में मिलके, उस तरह की चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।